सीटेट सितंबर 2016 का सेट प्रैक्टिस आज हम लोग देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। आइए चलते हैं पहले प्रश्न की 121 नंबर की ओर। बोला है लैंग्वेज इज नॉट डैश सोशल, आर्बिट्री, सिंबॉलिक या इंस्टिंक्टिव। तो सोशल इसमें से कौन नहीं है? तो लैंग्वेज कौन नहीं है? तो लैंग्वेज कभी इंस्टिंक्टिव नहीं हो सकता है। लैंग्वेज सोशल हो सकता है, लैंग्वेज सिंबॉलिक हो सकता है, मतलब हमारा भाषा जो है ना सामाजिक हो सकते हैं, सांकेतिक हो सकते हैं और आर्बिट्री हो सकते हैं, लेकिन इंस्टिंक्टिव मतलब विलुप्त भाषा नहीं हो सकते हैं। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। ये हो जाएगा राइट आंसर डी। आइए समझते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ बोला है कि व्हेन लैंग्वेज डेवलप्ड इज डेलिबरेट एंड कॉन्शियस इफोर्ट लैंग्वेज इज। जब जानबूझ करके डेवलप किए जाए कुछ लैंग्वेज कॉन्शियस इफोर्ट को, तो उस लैंग्वेज का नाम क्या होगा? तो उस लैंग्वेज का नाम आपको ध्यान रखना है लर्नड लैंग्वेज, सीखा हुआ लैंग्वेज कहेंगे। मतलब जोर डाल के किया गया लैंग्वेज लर्नड लैंग्वेज के नाम से जाना जाता है, लर्न लैंग्वेज। आइए समझते हैं व्हाट इज ए टास्क इन टास्क बेस्ड लैंग्वेज लर्निंग। मतलब बोला है कि व्हाट इज ए टास्क, एक टास्क क्या है इन टास्क बेस्ड लैंग्वेज, मतलब टास्क बेस्ड लैंग्वेज लर्निंग क्या कैसा होता है, ये चीज़ बोला गया है। तो एक टास्क बेस्ड लर्निंग जो होता है ए पीस ऑफ एक्टिविटी फॉर टीचर टू डू इन द क्लासरूम। मतलब जो भी एक्टिविटी टीचर के द्वारा क्लासरूम में होता है तो उसको हम उस लर्निंग को हम टास्क बेस्ड लर्निंग के नाम से जानते हैं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी आंसर इसके सटीक होंगे। इस बातों को ध्यान रखना है। यहाँ पे और ऑप्शन की बात हम कर लेते हैं थोड़ा। तो ए पीस ऑफ वर्क फॉर द पेरेंट, तो पेरेंट नहीं, पेरेंट वाले को हम टास्क बेस्ड नहीं कहेंगे। और अच्छा एक्सपोज लर्नर विच एक्सपोज लर्नर टू लैंग्वेज, जो लर्नर एक्सपोज करता है उसको भी हम टास्क बेस्ड नहीं कहते हैं। और इनेबल लर्नर्स, लर्नर के द्वारा इनेबल किया गया हो उसको भी हम टास्क बेस्ड नहीं कहते हैं। सिर्फ टीचर के द्वारा किया गया जो क्लासरूम में जो लैंग्वेज है दिया गया उसको हम टास्क बेस्ड लैंग्वेज कहते हैं। बोला है ट्रेवलॉग इज ए जेनरी ऑफ, ट्रेवलॉग जो होता है वो जेनरी ऑफ किसका जेनरी है, ये चीज़ बोला गया है। तो ध्यान रखेंगे किसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिटिकिज्म, नहीं क्रिटिकिज्म नहीं होगा, लिटरेचर होगा। यहाँ लिटरेचर राइट होगा, लिटरेचर, इसको हम कहेंगे लिटरेचर। आइए समझते हैं द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एन अफेक्टिव लैंग्वेज, द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एन इफेक्टिव लैंग्वेज क्लासरूम इज प्रोवाइड लर्नर विथ एन अपॉर्चुनिटी टू। किस तरह के अपॉर्चुनिटी से मोस्ट एस्पेक्ट लैंग्वेज होगा, इफेक्टिव ज़्यादा होंगे? तो ये ध्यान रखना है कि ज़्यादातर मोस्ट जो अफेक्टिव लैंग्वेज है वो इंटरेक्ट होने से होता है, मतलब आकर्षित होने से, इंटरेक्ट होने से ज़्यादा मोस्ट इफेक्टिव लैंग्वेज माना जाएगा। यहाँ पे और भी दिया है कि नकल करने वाला जो लैंग्वेज होगा वो अट्रैक्टिव होगा, नहीं। ऐसे मदद करने वाला जो लैंग्वेज होगा वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा, नहीं। और इंटरफेयर मतलब बीच में इंटरफेयर करने वाला जो लैंग्वेज होगा वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा, नहीं। बल्कि इंटरेक्ट जो ज़्यादा ध्यान से अगर किया जाए तो वो लैंग्वेज जो होगा ज़्यादा हमको इंटरेक्ट ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देता है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। आइए बोला है अ टीचर ऑफ क्लास 5 इज प्रैक्टिसिंग इन इंटरेक्टिव लिसनिंग इन द क्लास। मतलब ज़्यादातर प्रैक्टिसिंग किया जा रहा है, सुनने पर प्रैक्टिसिंग किया जा रहा है क्लास 5 में। इन द क्लास सी शुड फोकस ऑन, मतलब ये क्या चीज़ पर फोकस किया जा रहा है? तो ये फोकस किए जा रहे हैं लिसनिंग एंड रिस्पॉन्डिंग पर, लिसनिंग एंड रिस्पॉन्डिंग पर ज़्यादा फोकस किए जा रहे हैं। यहाँ पे और ऑप्शन को समझते हैं तो लिसनिंग टू वर्ड स्ट्रेस नहीं दिया जा रहा है,
स्ट्रेस देने की बात यहाँ नहीं किया है। और लिसनिंग टू द प्रोनाउंसिएशन की भी बात नहीं किया गया है। और लिसनिंग एंड ऑब्जर्विंग स्पीकर्स एटीट्यूड, मतलब ऑब्जर्वर को, जो ऑब्जर्वर है मतलब सुनने वाला है, उसके एटीट्यूड को क्या किया जा रहा है, ऑब्जर्व किया जा रहा है। तो ऐसा नहीं है, बल्कि यहाँ पे बोला है कि जो टीचर है वो इंटरेक्टिव लिसनिंग करा रहे हैं इन द क्लास, और सी शुड फोकस, मतलब वो फोकस किस पर कर रहे हैं, लिसनिंग एंड रिस्पॉन्सिंग, मतलब कौन सुन रहा है, कौन रिस्पॉन्स ले रहा है, इसके ऊपर मतलब क्लास हो रहा है। आइए चलते हैं 127 को। 127, ए वर्ड विथ सेम स्पेलिंग एंड सेम प्रोनाउंसिएशन, मतलब कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो स्पेलिंग भी सेम होते हैं और प्रोनाउंसिएशन एज अनदर, ठीक है, सेम प्रोनाउंसिएशन एज अनदर बट विद द डिफरेंस मीनिंग, लेकिन मीनिंग अलग हो जाता है। तो ऐसे वर्ड को हम क्या कहेंगे, मतलब स्पेलिंग भी सेम है, प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, बट मीनिंग अलग हो जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, तो उसे हम कहेंगे, याद रखिएगा, होमोनीम कहेंगे। होमोनीम, साइनोनिम पढ़े हैं, एंटोनिम पढ़े हैं, लेकिन होमोनीम नहीं पढ़े हैं। होमोफोन भी एक होता है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। तो यानी कहने का मतलब है कि प्रोनाउंसिएशन में जब सेम हो लेकिन मीनिंग एक ही जैसे हो तो उस समय होमोफोन के रूप में जाना जाता है, यहाँ होमोनीम के रूप में जाना जाएगा। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। आइए चलते हैं, होमोनीम को समझ गए। एज शॉर्टर फॉर्म ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड विच यूजुअली ऑकर्स इन ए एक्सिलरी वर्ब इज, एक शॉर्टर फॉर्म के रूप में यूज होता है ग्रुप ऑफ वर्ड, कुछ वर्ड जो है ना शॉर्टर फॉर्म के रूप में होते हैं, खास करके एक्सिलरी वर्ब के रूप में। तो उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम कहेंगे कंट्राडिक्शन कहेंगे। कंट्राडिक्शन, क्योंकि वो विवादित वर्ड होंगे, इस बात कंट्रैक्शन कहेंगे, सॉरी कंट्रैक्शन, वो होगा कंट्रैक्शन होगा, क्या होगा, कंट्रैक्शन। मतलब ए शॉर्टर फॉर्म ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड विच यूजुअली ऑकर्स इन ए एक्सिलरी वर्ब, ज़्यादातर एक्सिलरी वर्ब के रूप में होंगे तो वो कंट्रैक्शन के नाम से जाने जाएंगे। आइए समझते हैं नेक्स्ट 129, आदिति ए विजुअली चैलेंज चाइल्ड, फिजिकली चैलेंज होगा, विजुअली कहने का मतलब दृश्य नहीं देख सकती है, विजुअली चैलेंज उसी को कहते हैं। इन क्लास 4 डज नॉट हैव एनी टेस्ट इन ब्रेली, हाउ कैन ए टीचर फैसिलिटेट हर इन रीडिंग इन द इंग्लिश टेक्स्ट बुक, मतलब कोई इंग्लिश टेक्स्ट बुक को कोई टीचर कैसे उनको मतलब रीड कराए, ये चीज़ बोला गया है। तो रीड तो कर नहीं सकते, विजुअली है, मतलब विजुअली चैलेंज लड़की है तो उसको कैसे रीड कराएगी, इस ऑप्शन के जरिए आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो याद रखिएगा, सी में अरेंज एंड गिव द ऑडियो सीडी के जरिए उसको रीड कराया जा सकता है, ठीक है, द टेक्स्ट बुक ऑफ द चाइल्ड। अगर समझ में, मतलब ऑडियो सीडी बना दिया जाए ताकि उसको रीडिंग में दिक्कत ना होगा, नहीं तो वो तो रीड बुक दे देंगे तो रीड तो कर नहीं पाएगा। यहाँ पे दिया है कि पेरेंट टू लुक आफ्टर देयर चाइल्ड, माने उसके माता पिता को लुक आफ्टर के लिए कहेंगे, देखभाल करने के लिए, तो नहीं बोला। सी में टास्क प्रिंसिपल और अरेंज द स्पेशल टीचर लाने की ज़रूरत नहीं है, वही टीचर करा देंगे, तो इसलिए राइट आंसर ये हो जाएगा। आगे समझिए, आइए समझते। बोला है पोएट्री टीचिंग इज जनरली मीन फॉर, मतलब पोएट्री टीचिंग का मतलब क्या होता है, मतलब सामान्यतः इसे किस नाम या क्या मतलब से जाना जाएगा। तो पोएट्री टीचिंग को हम याद रखिएगा कि इंजॉयमेंट एंड एप्रिसिएशन, जैसे कि हम पहले भी बता दिए हैं कि पोएट्री ज़्यादातर इंजॉयमेंट के लिए होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, ठीक है। प्रशंसनीय और आनंददायक को हम पोएट्री कहते हैं। आगे देखिए, रीडिंग इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज मीन, सेकेंड लैंग्वेज का क्या मतलब होता है ये पूछा गया है। अगर हम इंग्लिश रीड कर रहे हैं सेकेंड लैंग्वेज के रूप में तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब जो है आपको ध्यान ये रखना है कि इसका मतलब होगा मीनिंग मेकिंग, मतलब सेकेंड लैंग्वेज के रूप में रहे, इसका मतलब है कि हम मीनिंग को बना रहे हैं,
क्या कर रहे हैं, मीनिंग बना रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट लैंग्वेज तो हम जान रहे हैं और उसके मीनिंग को बना करके हम सेकेंड लैंग्वेज सीख रहे हैं, तो मीनिंग मेकिंग होगा। रीडिंग फॉर ग्रामर, ग्रामर में सेकेंड लैंग्वेज नहीं आएंगे, ठीक है। डिकोडिंग ऑफ लेटर ऑफ वर्ड, नहीं, डिकोडिंग नहीं होगा। और रीडिंग एलॉड, जोर से पढ़ना, इसका मतलब होगा नहीं, इसका मतलब होगा मीनिंग मेकिंग होगा, ठीक है। और सिंपल भाषा में याद रखिएगा, रीडिंग इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज मीनिंग मेकिंग। आइए समझते हैं अगले को। बोला व्हेन लर्नर्स गिव फीडबैक ऑन ईच अदर्स लैंग्वेज, मतलब जब सीखने वाला फीडबैक देता है, मतलब अपने सीखे हुए चीज़ को फीडबैक देता है एक दूसरे से, तो वर्क, लर्निंग और स्ट्रेटजी, परफॉर्मेंस, ETC, इट इज़ कॉल्ड। तो चाहे वो वर्क हो, वर्क का फीडबैक दे, चाहे वो सीखने का फीडबैक दे, चाहे वो अपनी स्ट्रेटजी का फीडबैक दे, चाहे अपने परफॉर्मेंस का फीडबैक दे, तो इसको हम क्या कहेंगे, इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, तो इस चीज़ को कहते हैं पीर असेसमेंट। पीर असेसमेंट कहते हैं। मतलब पीर असेसमेंट का मतलब होता है गहरी अध्ययन, मतलब गहनता से अध्ययन होगा। पीर असेसमेंट मतलब गहनता से सहयोग करना, इसको कहते हैं पीर असेसमेंट। आगे समझ में। तो इस तरह से जब हम कहने का मतलब है कि कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद एक दूसरे से फीडबैक ले रहे हैं कि बताओ तुमको आया कि नहीं, बताओ तुमको आया कि नहीं, तो वो गहनता से तुम उसको सीख जाओगे। उस चीज़ को तुमको 100% है कि तुम्हारे अंदर तक वो सीख जाना है, इसलिए फीडबैक लेना बहुत ज़रूरी होता है। आगे समझ में। चलिए आइए समझते हैं आगे। बोला है अ टीचर आफ्टर कंप्लीटिंग अ चैप्टर आस्क द स्टूडेंट सम क्वेश्चन। कोई भी टीचर जो है अपनी कंप्लीट करते हैं चैप्टर को, तो आस्क करते हैं, मतलब क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। और रिव्यू देयर लर्निंग एंड चेक देयर अंडरस्टैंडिंग, और उसके अंडरस्टैंडिंग को चेक करते हैं। द क्वेश्चन सी इज आस्किंग विल बी बेस्ड ऑन, ऐसे क्वेश्चन किस तरह के बेस्ड होने चाहिए, मतलब किस तरह का उनको अगर ये जानना है, अंडरस्टैंड लेना है कि वाकई में सीखा है कि नहीं सीखा है, तो कैसे क्वेश्चन होने चाहिए, ये चीज़ बोला है। तो ऐसे क्वेश्चन कि डायरेक्टली कोई हाई क्वेश्चन पटक दोगे तो बेवकूफ़ी होता है। हाई क्वेश्चन नहीं पटकना। कभी भी चैप्टर सीखने के लिए अगर तुम मुआयना कर रहे हो तो बच्चे से एकदम लोअर क्वेश्चन पूछो कि वाकई में ये सुन रहा है या नहीं सुन रहा है, वाकई में समझ रहा है या नहीं समझ रहा। तो लोअर क्वेश्चन पूछना चाहिए। क्या पूछना चाहिए? क्योंकि बच्चे ज़्यादातर हाइयर क्वेश्चन की ओर जाएंगे, लेकिन लोअर क्वेश्चन पर ध्यान रख रहा है कि नहीं, तो पता चलेगा कि वो पूर्णतः ध्यान दिया है। लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, उस समय लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल होना चाहिए, मतलब लोअर से हम हाइयर की ओर जाएंगे। आगे समझ में। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं। अ गुड टीचिंग लर्निंग मटेरियल, गुड टीचिंग मटेरियल कैन बी बेस्ट, क्या बना सकता है अच्छा, कौन चीज़ अच्छा बना सकता है, ये चीज़ बोला है कि अगर हम गुड टीचिंग लर्निंग मटेरियल रखेंगे, जिसको हम TLM बोलते हैं, उसको हम उससे क्या अच्छा बन जाएगा। तो याद रखेंगे, इससे जो है फैसिलिटेट द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, मतलब हमारा जो है सुविधा प्रदान करेगा। टीचिंग लर्निंग जो सामग्री होगा वो हमको सुविधा देगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं दे सकता है। यहाँ बोला हेल्प द टीचर, टीचर को हेल्प थोड़ी करेगा। हेल्प द टीचर ट्रांसैक्ट मटेरियल विथआउट एनी मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन तो करना ही पड़ेगा हर हाल में, ठीक है। हेल्प द लर्नर्स एक्वायर लैंग्वेज, लर्नर को हेल्प करता है लेकिन एक्वायर लैंग्वेज नहीं हेल्प करता है। तो इस तरह से राइट आंसर फैसिलिटेट हो जाएगा, फैसिलिटेट द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, लर्निंग प्रोसेस में सुविधा प्रदान करेगा। इस बातों को ध्यान रखेंगे। आइए समझते हैं नेक्स्ट को। बोला है कि वाइल प्रोवाइडिंग फीडबैक टू द पेरेंट अ टीचर शुड नॉट, जब फीडबैक लेना हो टू द पेरेंट से फीडबैक लेना है और टीचर को, तो शुड नॉट, तो क्या नहीं चाहिए, ये चीज़ बोला गया है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका कि कंपेयर देयर चाइल्ड विथ अदर चिल्ड्रेन, ये नहीं करना चाहिए, ठीक है। कभी भी फीडबैक ले रहे हो एक मतलब पेरेंट से, तो टीचर को, टीचर शुड नॉट क्या नहीं करे, एक लड़के से दूसरे लड़के का कंपेयर नहीं करें, ठीक है। ये करना बेवकूफ़ी होगा, जैसा कि हमारे सर जी करते हैं, पता है ना, पहले भी बता चुके हैं, हिंदी में भी बता चुके हैं, ठीक है। वो चीज़ नहीं करना चाहिए कंपेयर।
नहीं कहना चाहिए कि हाँ ये लड़का से एकदम कमज़ोर है, तो उससे पेरेंट का मनोबल डूब जाता है। समझे, पेरेंट सोचता है कि मेरा बच्चा पढ़ने लायक, ऐसा नहीं करना चाहिए। समझे, ये नाइंसाफ़ी है, समझे ना। आइए चलते हैं। क्योंकि सबका इंडिविजुअली अगर बात करें तो सबका टैलेंट अलग अलग होता है और अलग अलग हिसाब से सीखेंगे। ज़रूरी नहीं है कि कोई अगर धीरे धीरे सीख रहे हैं तो वो पढ़ ही नहीं पाएंगे, वो पढ़ेंगे, लेकिन उनको समय थोड़ा चाहिए, बस यही चीज़ है। द आर्ट ऑफ मधुबनी पेंटिंग इज लर्न इज द मतलब मधुबनी पेंटिंग सीखना, मधु पेंटिंग के जो कला है वो लर्न कर रहे हैं। किस रूप में हम लर्न करेंगे, तो स्कूल ऑफ आर्ट हो जाएगा। मतलब किस तरह का ये आर्ट होगा, तो ये सामाजिक आर्ट होना चाहिए। लेकिन 140, अच्छा सॉरी हम आगे भाग गए, 1 मिनट। अच्छा, आप पैराग्राफ आ गया है 136 से 143 तक का, तो यहाँ पे देख लीजिए। पैराग्राफ में आपके 136 में पूछा है कि मधुबनी पेंटिंग आर नो लॉन्गर डन एक्सक्लूसिवली बाय वोमेन ऑन वॉल। ठीक है, बिकॉज क्लॉथ इज मोर ड्यूरेबल टू मीट देयर वाइड स्पेयर डिमांड एज मेन आर बेटर पेंटर एज पेपर इज चीपर। तो इसमें ध्यान रखेंगे, ये बोला है कि नो लॉन्गर डन मतलब नहीं लंबा नहीं चलता है मधुबनी पेंटिंग एक्सक्लूसिवली बाय वोमेन ऑन वॉल, वॉल पर बनाया गया। तो इसका मेन रीज़न है टू मीट देयर वाइड स्प्रेड डिमांड, मतलब इसके वाइड स्प्रेड बहुत ज़्यादा डिमांड होने के कारण मतलब नहीं एक्सक्लूसिवली मतलब वोमेन वॉल पर जो है ना ज़्यादातर तक नहीं चलता, इसका कारण डिमांड है। ठीक है, वाइड स्प्रेड डिमांड। आइए चलिए अगले प्रश्न को समझते हैं। अकॉर्डिंग टू, आप पैसेज ही हम बता रहे हैं क्योंकि पैसेज में ऐसा लिखा गया होगा, एक बार पढ़ के जरूर देखेंगे। मधुबनी पेंटिंग आर इसेंशियली ऑफ रिलीजियस नेचर व्हेन दे आर डन। जब उसे कैसा किया जाएगा तो वो रिलीजियस नेचर का होगा, ये चीज़ पूछा गया है। तो रिलीजियस नेचर का तब होगा जब इन द पूजा रूम में जब इसको बनाया जाएगा तो रिलीजियस नेचर का होगा। स्वाभाविक है कि पूजा घर में बनाएंगे हम अगर मधुबनी पेंटिंग तो वो रिलीजियस नेचर न कहलाएगा। यहाँ पे बोला है कि ब्राइडल रूम में बनाएंगे तो नहीं, विलेज में बनाएंगे तो नहीं, और विलेज में बनाएंगे तो वो सामाजिक नेचर का हो जाएगा। और यूजिंग फिगर फ्रॉम नेचर का फिगर बनाएंगे तब भी नहीं होगा, बल्कि हम पूजा रूम में बनाएंगे तभी वो रिलीजियस नेचर का होगा। तो सिंपल था, आइए जानते हैं। यहाँ पे बोला है दीज पेंटिंग्स बिकम्स सेकुलर व्हेन दे डिपिक्ट, मतलब कहने का मतलब है कि ये सेकुलर कब हो जाता है, सेकुलर बन जाता है जब इसको कहाँ किया मतलब बनाया जाएगा या कहाँ पर उभारा जाएगा तो ये सेकुलर हो जाएगा, मतलब कोई धर्म शो नहीं करेगा। सेकुलर का मतलब है धर्मनिरपेक्ष। कब बन जाता है, तो सेकुलर ये तब बनता है, आप पढ़ेंगे कोर्ट सेंस में ये सेकुलर बन जाएगा, क्योंकि कोर्ट में कोई धार्मिक चीज़ को नहीं लिया जाता है। आगे ना समझ में, कि जहाँ सब प्रस्तुत होते हैं वहाँ सेकुलर बन जाएगा, वहाँ पे कोई धार्मिक रूप से नहीं बनाया गया है। आगे समझ में, नहीं कहेंगे कि हाँ ये हिंदू के लिए बनाया गया, मुस्लिम के लिए बनाया गया, भाई कोर्ट में सबके लिए है, वो सेकुलर रहेगा। क्या रहेगा, सेकुलर। आइए चलते हैं। मधुबनी पेंटिंग शोज ओनली, मधुबनी पेंटिंग सिर्फ क्या शो कर रहा है, तो मधुबनी पेंटिंग जो है ध्यान रखना है कि वो ए बैलेंस पोर्ट्रेयल ऑफ ऑल ऑफ देम, मतलब सबके लिए ये बराबर रूप से मतलब करने की बात किया जा रहा है कि सब बैलेंस रूप से किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा, आप वहाँ पे देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पैराग्राफ में लिखा भी है ये बात कि बैलेंस पोर्ट्रेयल ऑफ ऑल ऑफ देम की बात किया गया है जब व्हेन शोज मधुबनी पेंटिंग। आगे देख लीजिए, द आर्ट ऑफ मधुबनी पेंटिंग इज लर्न इन द, आर्ट ऑफ मधुबनी पेंटिंग कहाँ पे लर्न किए जाते हैं, तो ज़्यादातर हम फैमिलीज आर्ट के नाम से जानते हैं या घर का आर्ट जानते हैं,
क्योंकि ज़्यादातर ये घरों में बनाया जाता है मधुबनी पेंटिंग। और इसमें दिया भी हुआ होगा कि यह आर्ट होम पेंटिंग है। ठीक है, होम पेंटिंग मतलब घर का पेंटिंग है। जैसे कहने का मतलब है कि तुम देखते होगे कि कहीं हाथी का चित्र बना दिया गया है, कहीं कुछ का चित्र बना दिया गया घर पे, तो ये सब घर में बनाया जाता है ज़्यादातर, और धीरे धीरे ये प्रसिद्ध हो गया और बाहरों भी बनाए जाने लगे हैं। तो ये फैमिलीज एट होम पेंटिंग है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। फ्लोरा इज एन एडजेक्टिव। फ्लोरा इज एन एडजेक्टिव derived from the noun फ्लोरा फ्लावर। नाउन फ्लावर बोला है। ऑरल इज डाइवर्ड फ्रॉम द नाउन, मतलब फ्लोरा और औराल। तो औराल क्या है ये चीज़ पूछा है। तो औराल के बारे में आपको ध्यान रखना है कि यह जो है औराल किसके लिए प्रयोग किया गया है। जैसे फ्लोरा का प्रयोग फ्लावर के लिए किया गया है, तो औराल का प्रयोग किसके लिए किया गया है। तो कान को हम औराल कहते हैं, इस बात को ध्यान रखें। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पैसेज कान के लिए औराल शब्द का यूज किया गया। सिंपली भाषा में हमसे यही पूछा है कि फ्लोरा का हम फूल के नाउन को के लिए करते हैं, तो बताइए कि औराल का हम कभी कभी फना आ जाएगा तो हम एनिमल हो जाएगा। ठीक है, याद है, फ्लोरा फ्लावर प्लांट होता है और फना आएगा तो एनिमल होगा, और औराल होगा तो ईयर होगा। क्या होगा? ईयर। आइए आगे देखिए क्या कर रहा है। ऑन फ्रेशली प्लास्टर्ड मड वॉल्स, मतलब फ्रेशली प्लास्टर्ड अगर किया जाता है मड वॉल्स पर, तो प्लास्टर्ड क्या है पूछा जा रहा है कि प्लास्टर्ड यहाँ पे क्या चीज़ है। एक पार्टिसिपल है, एक जिरंड है, एक इन्फिनिटिव है, या पार्टिसिपल है। अच्छा, दो बार पार्टिकल दिया है, सॉरी, पार्टिकल है, पार्टिसिपल है, दो अलग अलग चीज़ हैं। ठीक है, एक बार पार्टिकल है, एक पार्टिसिपल है, तो कौन सा होगा ये चीज़ बोला गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ये एक, देखिए कि कोई भी वर्ब V3 के फॉर्म में आएगा तो वो पार्टिसिपल होता है। क्या होता है? याद रखिएगा कि वर्ब 3 के रूप में अगर वो होगा तो ऐसे जिरंड और इन्फिनिटिव और पार्टिसिपल में कौन होगा, तो पार्टिसिपल होगा। अब यहाँ पार्टिकल दिया है तो पार्टिकल एक कण होता है, तो कण नहीं है। ठीक है, ये जो है ना एक कण नहीं है, बल्कि ये पार्टिसिपल है। आगे समझ में, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अच्छा, दूसरी बात है कि हम इन्फिनिटिव तो कहेंगे नहीं, क्योंकि 2+V1 होता है, या विदाउट 2 भी होता है इन्फिनिटिव। जिरंड तो कहेंगे नहीं, क्योंकि जिरंड V+ING होता है, तो जिरंड कहेंगे नहीं। तो ये दो तो ऑप्शन ऐसे ही कट गए। अब पार्टिसिपल और पार्टिकल में टक्कर हुआ, तो पार्टिकल का मतलब कण होता है और पार्टिसिपल का मतलब ये वर्ब का रूप है, तो वर्ब ही यहाँ पे है, तो वर्ब है तो V3 के रूप में पार्टिसिपल का प्रयोग। आगे समझ में, ऐसे हम बना सकते हैं। द वर्ड जेनेसिस मीन द सेम एज, मतलब जेनेसिस का सेम मीनिंग, किसका मीनिंग है ये चीज़ बोला गया है। तो जेनेसिस का जो सेम मीनिंग होता है वो बर्थ होता है। ठीक है, जेनेसिस का मतलब पैदा लेना ही होता है, तो इसका मतलब हो जाएगा बर्थ। ठीक है, तो सेम मीनिंग हो जाएगा। आइए अब हमको 144 से 150 तक का ये पैराग्राफ है, आप इसको पढ़ लीजिएगा और पैराग्राफ से जुड़े हम प्रश्नों को कर लेते हैं और समझा दे रहे हैं हम आपको, आप फिर से करिएगा जाके घर पे। आइए हम समझते हैं। द मोस्ट रिमार्केबल फीचर ऑफ एडिशंस इन्वेंशंस वाज देयर, मतलब सबसे अगर रिमार्केबल फीचर की बात करें, एडिशन की बात करें, तो एडिशंस इन्वेंशन की बात करें, वाज देयर कौन सा है वो होगा, मतलब कौन सबसे ज़्यादा रिमार्केबल है। तो सबसे ज़्यादा अगर रिमार्केबल है तो वो है आपका फंडामेंटल सिंप्लिसिटी, सबसे ज़्यादा रिमार्केबल है फंडामेंटल सिंप्लिसिटी। अकॉर्डिंग टू बुक, अकॉर्डिंग टू पैसेज, आप देखिएगा सबसे ज़्यादा रिमार्केबल इसी को बताया गया होगा, तो ध्यान रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि सबसे रिमार्केबल एडिशन इन्वेंशन कौन है, तो फंडामेंटल सिंप्लिसिटी है। ठीक है, मतलब ऐसा जो पैसेज लेखक है वो बताए होंगे, एक बार देख लीजिएगा। आगे अकॉर्डिंग टू द ऑथर, फिर से ऑथर के अकॉर्डिंग बोला है, अर्थात पैसेज के अकॉर्डिंग। एडिशन बिकॉज
बोला है ऑथर एडिसन बिकॉम प्रोस्परस बिकॉज, मतलब एडिसन जो है ना प्रोस्परस होता जा रहा है, मतलब समृद्ध होते जा रहा है, क्योंकि ऑथर ने क्यों इसको प्रोस्परस होने की बात कहा है, तो ऑथर ने प्रोस्परस होने की बात इसलिए कहा है क्योंकि बोला है कि ही हैड ग्रेट बिजनेस सेंस, उसके पास ग्रेट बिजनेस सेंस है, यही वो प्रोस्परस हो रहा है। और वहाँ पे लिखा गया होगा कि ही हैड ग्रेट बिजनेस सेंस, ये बात देख लीजिएगा पैसेज में लिखा है कि नहीं, क्योंकि पैसेज में ये बात लिखा होगा डायरेक्ट रूप से, एक बार ध्यान करके देख लीजिएगा। आइए देखिए, बोला है टू कंडक्ट एक्सपेरिमेंटल वर्क, जब हम एक्सपेरिमेंटल मतलब प्रयोग करते हैं, प्रयोग वाला काम करते हैं, तो एडिशन नीडेड, तो एडिशन को ज़रूरत होती है, क्या चीज़ ज़रूरत होगी, ये चीज़ बोला गया है। तो ये ज़रूरत जो होगा वो ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, कोई भी काम करने के लिए आपको बहुत बड़े पैसे की ज़रूरत होगी। अकॉर्डिंग टू ऑथर, आपको याद रखिएगा जब हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी की ज़रूरत होगी, ऐसा पैसेज में बताया गया होगा। ठीक है, ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। आइए समझते हैं नेक्स्ट को। बोला एडिशन लॉन्ग एंड प्रोडक्टिव लाइफ कैन बी एट्रीब्यूटेड टू, मतलब बोला है कि प्रोडक्टिव लाइफ बनाने के लिए क्या एट्रीब्यूट की, क्या चीज़ की ज़रूरत होगी, तो एट्रीब्यूट लॉन्ग प्रोडक्टिव लाइफ के लिए एट्रीब्यूट की ज़रूरत, कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होगी, ये चीज़ बोला गया है। तो ध्यान रखिएगा, हीज पॉजिटिव एटीट्यूड की ज़रूरत होगी। जब आपको लंबा और प्रोडक्टिव लाइफ जीना है तो आपको पॉजिटिव होना ज़रूरी है, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना ज़रूरी है। जब तक आपके एटीट्यूड पॉजिटिव है, आप जीवन अच्छे से और लंबे जी सकते हैं। अगर आपका जो पॉजिटिव एटीट्यूड ख़त्म हो गया, जीवन ख़त्म हो जाएंगे, मतलब जीवन वहाँ से समाप्ति के कगार की ओर जाएंगे, जो कि हमेशा से हम आपको कहते आ रहे हैं। तो यहाँ पे अंग्रेजी में क्या बताया वही पूछा गया था, आपको जवाब देना है। तो जनरली हम आपको ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे आप इस प्रश्नों को समझेंगे। अब पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, आगे समझ में। इसलिए पैराग्राफ को समझ जा करके इसको देखिए, फिर एक बार बनाइएगा, तो फिर इसको अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो के जरिए फिर दोबारा तिबारा देख के समझने का प्रयास करेंगे। आइए समझते हैं। द वर्ड बोला है अनकैनी, तो अनकैनी यूज इन द पैसेज मीन, अनकैनी का यूज किस लिए किया गया है, कौन चीज़ मीनिंग के लिए किया गया है, तो अनकैनी का यूज आपको ध्यान रखना है वेरिड के लिए किया गया है। ठीक है, अनकैनी का यूज विरिड के लिए, चिंताजनक बातें के लिए किया गया है। इस बातों को ध्यान रखना है, मतलब इस बातों को ध्यान रखेंगे। आगे है द अपोजिट ऑफ फेमस, तो फेमस का अपोजिट बताना है, तो आपको पता है अनपॉपुलर होगा या अननोन होगा। अब यहाँ दोनों में कन्फ्यूजन हो सकता है आपको कि कौन सा होगा। तो याद रखिएगा, अनपॉपुलर उसको कहते हैं जो लोकप्रिय ना हो, ठीक है, लोकप्रिय ना हो। अननोन उसे कहते हैं जो बिल्कुल जानते ही नहीं है। फेमस उससे होता है जो हर कोई जानता है, तो इसीलिए अननोन ही सही ज़्यादा आंसर होगा। आगे समझे, जानते हैं बट लोकप्रिय नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको हम जान रहे हैं लेकिन उतना लोकप्रिय नहीं है, मतलब लोगों के पसंद में नहीं है। जैसे कहने का मतलब है नरेंद्र मोदी जी हैं, तो ज़्यादा लोगों के प्रिय हैं, ज़्यादा लोगों के प्रिय हैं, तो हम उनको लोकप्रिय कहेंगे। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अमित शाह है तो ज़्यादा उतना लोगों के प्रिय हैं, तो उसको हम अनपॉपुलर कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू नरेंद्र मोदी। तो इसीलिए आपको हम यहाँ पे फेमस का अपोजिट अननोन देंगे। क्या देंगे? अननोन। आइए चलते हैं 150 की ओर। विच पार्ट ऑफ ए स्पीच इज द अंडरलाइंड वर्ड, एनी कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच में आता है? तो सबको पता है एनी क्या होता है, एडजेक्टिव है। एनी मेनी सब एडजेक्टिव होता है, ठीक है। एडवर्ब होता है, बताओ, एडजेक्टिव होता है। वेरी गुड। चलिए, तो आशा करते हैं इस सेट को आप समझे होंगे। एक दो बार आपको अभी भी पैसेज पढ़ करके इसको करना चाहिए, नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत होगा।